दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, खासकर जंतर मंतर से लेकर इस देश के युवाओं के बीच, उन सब के बीच 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान जंतर मंतर से क्या हुआ, सरकार उसके पहले ही हरकत में आ गई। जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि एक रात पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला, उनकी जगह नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति और नए पुलिस कमिश्नर के आते ही दिल्ली में ऑपरेशन जंतर मंतर शुरू। सोनम वांगचुक, जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता, जो छात्रों की मांग को लेकर बैठे हुए थे, पेपर लीक के एक राष्ट्रव्यापी मुद्दे को आधार बनाते हुए आमरण अनशन कर रहे थे, उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। और उसके बाद से एक कयास लगाए जा रहे थे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। कई लोग इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ युवाओं तक ही सीमित रखकर देख रहे थे, लेकिन यह मामला वहीं का नहीं है। यह मामला दरअसल पूरे देश के छात्रों के भविष्य का है। पूरे देश के नौजवानों को लेकर जिस प्रकार से सत्ता के भीतर एक अलग धारणा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व की अफीम को इस तरीके से चटा देना है जिसके बाद कोई रोजी रोजगार मांगने की स्थिति में न रहे और 5 किलो राशन वाली व्यवस्था को ही इस देश की व्यवस्था मानने पर मजबूर हो जाए। दरअसल जंतर मंतर से जिस तरह से उसे चुनौती दी गई, उसका सबसे बड़ा श्रेय यदि आज की तारीख में दिया जाए तो इस देश के छात्रों के साथ साथ जिन छात्र संगठनों को दिया जा रहा है, उनमें वामपंथी दलों के छात्र संगठन सबसे प्रमुखता से नाम लिए जा सकते हैं। लिहाजा मैंने आज आपके सामने जंतर मंतर पर भागीदारी कर रहे बड़े छात्र संगठन आइसा, जिस राजनीतिक दल से संबद्ध है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, संक्षेप में कहे तो भाकपा माले, उनके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी को बुलाया है। दीपांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज जिस प्रकार की गहमागहमी है, धारा 144 भी इम्पोज किए जाने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जंतर मंतर से आज रात चाहे जितने भी छात्र हों, सैकड़ों हों, हजारों हों, जो भी संख्या हो, उन्हें बल प्रयोग के द्वारा उठाए जाने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, तो सवाल असल में ये उठता है कि आखिर सरकार छात्रों के प्रति और आंदोलनकारियों के प्रति इतनी निष्ठुर क्यों दिखाई दे रही है और संसद मार्च के ऐलान से सरकार डर क्यों रही है? देखिए, ये तो सरकार का चरित्र है। इस सरकार का ये बिल्कुल चरित्र है कि किसी भी आंदोलन, चाहे वो किसानों का हो, महिला पहलवानों का हो, वो नागरिकता के सवाल पर हो, वो मजदूरों के मजदूरी के सवाल पर हो, कोई भी आंदोलन, इस सरकार आंदोलन से बात नहीं करती है और हमेशा इसकी कोशिश है कि डरा करके, बल प्रयोग करके कुचल दो आंदोलनों को। तो बल्कि यहाँ तो उल्टी बात हो रही थी। कुछ लोग इस पर कह रहे थे कि भाई बात क्या है, क्या मोदी सरकार बदल गई कि इन लोगों को जंतर मंतर पे बैठने दिया गया, ये नौजवानों को वहां धरना, वहां सिट इन और उसके बाद भूख हड़ताल करने दिया गया। तो एक तरीके से लग रहा था कि मोदी सरकार भारत के जेन जी के सामने थोड़ा सा एक लिबरल तरीके से पेश आ रही है। तो मामला वहीं पर है कि अब छात्रों ने जो ऐलान किया है, मेरे ख्याल से जिस तरह से आज से शुरू हुआ, आपने देखा कि सफेद चादर में लपेट करके, इससे पहले तो हमने किसी भूख हड़ताल करने वाले नेता को मंच से सफेद चादर में लपेट करके इस तरह से उठाने हुए नहीं देखा है। वो सफेद चादर का घटनाक्रम था। ये क्या है सरकार की मानसिकता इसके पीछे? तो मानसिकता तो यही है कि उनके दिमाग में था कि इनको उठा लो तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहली सफलता आंदोलन ने आज ये अर्जित की। लोग याद कर रहे हैं, किसान आंदोलन में आप याद करेंगे कि वो 26 जनवरी के दिन जो लाल किला वाले परिघटना थी, उसके बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन को भी कुचल देने की कोशिश हुई थी, वहां से किसान आंदोलन ने एक तरीके से वापसी की थी। तो आज वही वाला मोमेंट है आज के इस आंदोलन के साथ। जिस तरह से इनको उठा करके अस्पताल में डाला गया और सरकार की शायद कोशिश यही थी, मंशा तो यही है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम आज के दिन सुबह से हमने देखा आइसा के हमारे साथियों ने, उनको भी उठा लेने की कोशिश थी। वहां छात्रों ने ह्यूमन चेन खड़ा कर दिया, छात्रों ने पुलिस को वहां रोका और भूख हड़ताल जारी रही। और दिन में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमने देखा कि छात्रों का, लोगों का, आम नागरिकों का जंतर मंतर आने का जो प्रवाह रहता है वो आज बल्कि ज्यादा है।
बढ़ गया। लोगों ने इतना संदेश तो दे दिया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें डरा देंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, इतना लेकिन तो दीपांकर संदेश जी, नौजवानों ने दे दिया है। जी दीपांकर जी, एक सवाल इसमें ये उठता है कि जो कहीं ना कहीं असली मुद्दा है, पेपर लीक का कोई फुल प्रूफ इंतजाम हो ताकि पेपर लीक ना हो सके, क्योंकि इससे नौजवानों के भविष्य का सवाल है। इसके साथ साथ दूसरा जो मुद्दा जुड़ा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उनकी जगह बिल्कुल नया बिल्कुल, शिक्षा इसीलिए हमें मंत्री लगता है आए। कि ये जो ये डिमांड है, सवाल जो मूलभूत सवाल है, मेरा सवाल पूरा हो जाए दीजिए, वो वही हम जो कह रहे हैं कि मूलभूत मूलभूत सवाल है सवाल उस जो पर। है वो बिल्कुल सामने है। जी। ये मंत्री का इस्तीफा भी इसीलिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, हम्म। कि कोई भी शिक्षा मंत्री कुर्सी पर बैठे रहे और एक के बाद एक पेपर लीक होता रहे और इसको सामान्य बना दिया जाए कि यही चलेगा हिंदुस्तान में, कम से कम इस पर तो रोक लगे। दूसरी बात जो लोगों ने मांग की कि भाई इसमें जांच हो। आपको याद होगा कि इस बार का जो पेपर लीक है उससे पहले 2024 का जो पेपर लीक था वो इससे भी ज्यादा भयानक पेपर लीक था। तो कुल मिलाकर के जितने पेपर लीक हुए हैं मेरे ख्याल से उस पर तो एक समग्रता में जांच की जरूरत है। तीसरी बात है कि लोगों ने जो मांग की कि एनटीए क्या होता है। ये जो एनटीए है जो एक क्लब जैसा है, उसके पास तो ना कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल एक प्राइवेट एजेंसी है। एक प्राइवेट एजेंसी को सारे पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन की पूरी जिम्मेदारी दी गई, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए एनटीए को भंग करके पार्लियामेंट्री किसी एक्ट के तहत एक कोई नई एजेंसी बने और उसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी हो कि नहीं, बिना यहाँ एक पेपर सवाल लीक दीपांकर जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बुनियादी सवाल उठता है, चूंकि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो मुख्य विपक्षी गठबंधन इस देश के अंदर परिस्थितियों के आधार पर बना 2023 में, उसका आप हिस्सा है। लोकसभा चुनाव भी आप उसी गठबंधन के तहत लड़े और आज भी उसका हिस्सा है, जहां तक मेरी जानकारी। एनटीए हो या फिर नीट की परीक्षा हो, पहली चीज ये कि भारत में संघीय ढांचा है। राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज, वो तमाम मेडिकल कॉलेज स्टेट लिस्ट के मेडिकल कॉलेज हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट उनकी परीक्षा लेने के लिए संवैधानिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसे में जो राज्य सरकारें आपके पास है, जैसे पहले एग्जाम होता था, अलग अलग राज्य अपना अपना टेस्ट लेते थे और स्टूडेंट के पास भी ऑप्शन रहता था कि चलो एक बार में, एक साल में 8-10 परीक्षा अगर दे रहे हैं, कोई एक या दो पेपर खराब हुआ तो साल बर्बाद नहीं हुआ, किसी तीसरे एग्जाम में हो सकता है क्लिक कर जाए और कहीं ना कहीं एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। अब तो जो व्यवस्था लाई गई नीट वाली, उस व्यवस्था में तो साफ बिल्कुल, इस दिख पर रहा भी है। सवाल है, मेरा इस सवाल पर भी पूरा हो सवाल जाए, है। मेरा ये सवाल नीट असली छूट पर, गया दीपांकर जी, प्लीज। और एक नीट जो है, एक नीट सवाल है जो है दीपांकर एक जी, सिम्टम है। सवाल मेरा पूरा हो जाए दीजिए। तो इस नीट वाली व्यवस्था के आने के बाद एक ही वो मिला। अब सवाल ये है कि राज्य सरकारों के ऊपर तो ये थोपा हुआ है, संवैधानिक रूप से तो राज्य सरकारें इसके तहत बाध्य नहीं है। तो आप इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि जो विपक्ष शासित राज्य है वो नीट से अलग होकर फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत टेस्ट लेने का ऐलान करें? उनके ऊपर पहले तो कोई पहले भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। नहीं नहीं, पहले भी ये बात उठी है, खासकर तमिलनाडु में जो डीएमके की सरकार थी, डीएमके सरकार ने। और मेरे ख्याल से अब इस पर तो सवाल यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सबसे मुखर विरोध आंध्र प्रदेश की ओर से आ रहा है। तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन पूरे एजुकेशन में, एग्जामिनेशन में, ये सेंट्रलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है। और इस सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, फेडरल स्ट्रक्चर हो, राज्य सरकारों के पास अपना पूरा प्राधिकार हो कि वो अपने ढंग से परीक्षा आयोजित करें और छात्रों को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे हैं और अगला इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी अगस्त महीने में, मेरे सारे मुद्दे मेरे ख्याल से एजेंडे पे रहेंगे। अभी फिलहाल तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि 20 तारीख को, जैसा आपने कहा कि ऐलान था कि हम संसद मार्च करेंगे, छात्र नौजवान अभी उस पर कायम है, बिल्कुल उस पर कायम है। और अब ये सरकार को तय करना है। सरकार अगर ये देश में दुनिया के सामने बात करती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और नौजवानों का देश है, हम नौजवानों से बात करेंगे, नौजवानों से बात सुनेंगे, तो अभी तक तो नौजवानों से आपने कोई बात नहीं की। और सोनम वांगचुक जो एक बिल्कुल गांधीवादी एक नेता है, शांतिपूर्ण ढंग से, इससे पहले लद्दाख का भी सवाल हो, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होता रहा। उनको अपने 6 महीने के लिए एनएसए में गिरफ्तार करके जेल में डाला था। अब उसके बाद सरकार ने खुद वो एनएसए का केस वापस लिया
क्योंकि सरकार को डर था कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात हो जाएगी, सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। तो आपने जहां खुद सोनम वांगचुक के ऊपर जो दमन का आपने कदम उठाया था, उसको सरकार ने खुद वापस लिया। आज फिर जब उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, अकाउंटेबिलिटी की मांग की, फिर आप उनके साथ वही बर्ताव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मुद्दा है और अभी सबको हमें समर्थन देना चाहिए। छात्र नौजवानों को, छात्र संगठनों को देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए, इस देश के नागरिक समाज को देना चाहिए और पूरे जितनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो सकते हैं जंतर मंतर पर जमा हो। आज का दिन, कल का दिन और परसों जो 20 तारीख जहां संसद का सत्र शुरू होगा, तो मेरे ख्याल से हम सबका इसमें साझा इंटरेस्ट है। ये सिर्फ कोई कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत सवाल तो बिल्कुल नहीं है हमारे सोनम वांगचुक साहब का। ये देश में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहने वाले, देश के भविष्य पर सोचने वाले छात्र नौजवानों के हित, पेपर लीक का कोई इस पर रोक लगे और इस देश के छात्र नौजवानों को एजुकेशन, एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट, ये जो तीन पहलू है, तीनों में माफियाकरण हो गया है। एजुकेशन, एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट, तीनों में धांधलियां, तीनों में निजीकरण, ये तीनों में पारदर्शिता हो। छात्रों को, कुछ लोग जो मेरिट की बात करते हैं, आरक्षण की बात उठते ही मेरिट की बात करने लगते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर पेपर लीक हो, पैसे से डिग्री खरीदने का इंतजाम हो, इससे बड़ा मेरिट का उल्लंघन और कहां हो सकता है। तो इस देश में छात्र नौजवानों की मेहनत, उनके मेरिट, उनके तमाम जो कोशिशें हैं, उनके सपने हैं, वो टूट रहे हैं। तो इसमें बड़ा मुद्दा है, सबको साथ देना चाहिए। ठीक है, साथ देना चाहिए सबको, लेकिन एक सवाल इसमें बड़ा मौजूद है। वो सवाल ये है कि जो आपके विपक्षी गठबंधन के छात्र संगठन है या उनके जो राजनीतिक नेता है, सबसे पहले आप आए इंडिया गठबंधन से। मुझे याद है कि सबसे पहले तमाम तरह के रिजर्वेशंस के बीच आपका संगठन और आप खुद गए थे कि नहीं, ये छात्रों का मुद्दा है, या आंदोलन कोई भी करे। गठबंधन एकजुट होकर शुरू से क्यों नहीं गया? अभी देख रहे हैं कि 2 दिन पहले पवन खेड़ा गए, उसके पहले डिंपल यादव गई, उसके पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट गया, एनसीपी के लोग गए। एक साथ एकजुट समर्थन पीछे से क्यों नहीं मिला इसमें? आज मनोज झा भी गए हैं थोड़ी देर पहले जी। तो सवाल यह है कि देखिए, इंडिया गठबंधन की यही एक सीमा थी कि इंडिया गठबंधन एक चुनावी गठबंधन था। चुनाव में हम लोग मिलकर लड़ते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने बार बार कहा है कि इसको एक आंदोलन के दिशा में नौजवान, इस देश के किसान, इस देश की जनता, उनके सवालों से जोड़ना होगा। और उनके सवालों से अगर जोड़ना होगा तो वो सिर्फ चुनाव के माध्यम से या संसद में जो बहस होगी, कोई बिल को लेकर चर्चा होगी, तब नहीं। जो उनके मुद्दों पर जो सड़क पर आंदोलन होता है, उन आंदोलनों के साथ भी इंडिया गठबंधन को जुड़ना होगा। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में चीजें बढ़ रही है। अभी आप थोड़ी बहुत प्रगति देख रहे हैं कि सभी दल, जैसे कांग्रेस को भी अगर ले लीजिए तो राहुल जी खुद छात्रों की गूंज कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग से कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुद्दा है, और उन्होंने पवन खेड़ा को भेजा भी। तो मेरे ख्याल से सभी दल के नेता धीरे धीरे आने लगे हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया एज ए ब्लॉक, पूरा गठबंधन भी वैसे आंदोलनों के साथ, जैसे हमारे मानेसर में, नोएडा में जो मजदूर इस समय जेल में हैं मजदूरी मांगने पर, उनके समर्थन में लिखने वाले, बोलने वाले जो इंटेलेक्चुअल है वो भी जेल में हैं, उनके ऊपर भी एनएसए लगा हुआ है, यूएपीए लगा दिया गया। तो इन सारे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन को एक साथ एज ए ब्लॉक यूनाइटेडली बोलना होगा, लड़ना होगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। एक सवाल और उठता है दीपांकर जी, सवाल यह है कि जिस प्रकार की चर्चा है कि आज रात तक या कल सुबह तक जंतर मंतर को खाली कराया जा सकता है, और जिस ढंग से वहां बार बार ऐलान हो रहा है और जिस ढंग से दिल्ली पुलिस के लोगों के तरफ से भी जो चीजें कही जा रही है वो यही है कि अब इस जगह को खाली कर दे। अगर बल प्रयोग होता है तो उसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे? लोकतांत्रिक प्रतिरोध उसका कैसे करेंगे? छात्र नौजवान वहां है, बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से है। अब इस देश की सत्ता को तय करना है कि देश के ही जो भविष्य है, जो नई पीढ़ी है, जब शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, संविधान में मिला अधिकार उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सरकार अगर जैसे अंग्रेज करते थे, अंग्रेज तो भारत के नौजवानों के साथ गुलामी के दौर में इसी तरह से पेश आते थे। तो जिस तरह से गुलामी के दौर में अंग्रेज पेश आते थे, आज आजादी के दौर में कोई हमारे वोट से चुनी हुई सरकार
उसी तरीके से अगर छात्र नौजवानों को कुचल देना चाहती है तो मेरे ख्याल से पूरा दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान के सारे लोग देखेंगे। ये तो सरकार को तय करना है कि वो किस रास्ते पर चलना चाहती है। हमारे लिए तो ये रास्ता एक ही है, हमारे लिए रास्ता एक ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डेमोक्रेसी का। सरकार को तय करना है कि क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को छोड़ करके इस देश में तानाशाही के रास्ते पर नौजवानों को कुचलते हुए, बुलडोज करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। ये तो सरकार को तय करना है। एक बड़ा जो गैप दिख रहा है सर, वो गैप ये दिख रहा है कि कोई भी आंदोलन इस देश में जो बहुत बड़ा स्वरूप लेता है, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे बाद में बोफोर्स के मुद्दे पर हुआ आंदोलन हो, बाद में अन्ना हजारे का आंदोलन हो, उसमें इस देश का मिडिल क्लास बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी करता हुआ दिखा। इस आंदोलन को शुरुआत में मिडिल क्लास का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखा, जबकि ज्यादातर बच्चे जो तैयारी करने वाले लड़के हैं उसमें सबसे बड़ी भागीदारी मिडिल क्लास की है, जो नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पहली बार आज ये झलक मिली है कि वाकई मिडिल क्लास के भीतर इस मुद्दे को लेकर, सोनम वांगचुक और उनके मुद्दों को लेकर या फिर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर लोग उसे जायज मान रहे हैं और इससे सरकार घबराई हुई दिखाई दे रही है। तो मिडिल क्लास इस आंदोलन में आने में देरी कैसे कर गया? नहीं, देखिए, मिडिल क्लास तो हमेशा ही आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास से कभी का आंदोलन शुरू नहीं होता है। मिडिल क्लास हमेशा ही लोग आकलन करते हुए, सोचते हुए, देखते हुए करते हैं। लेकिन जब मिडिल क्लास भी आने लग जाए किसी आंदोलन में, इसका मतलब है कि चीजें उस सीमा तक पहुंच गई है जहां अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो ले दे करके इस देश में महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, वो तो गरीबों पर हमेशा है। अब मिडिल क्लास का वो हिस्सा जो कल तक ये सोच रहे थे कि भाई चलो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियरिंग की डिग्री दिला देंगे, इस देश पे मौका है, अब वो भी बंद हो रहा है। सरकारी नौकरी भी नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का रास्ता भी बंद हो रहा है। आपके सामने सारे दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे हैं। तो जब मिडिल क्लास को ये दिख रहा है तो निश्चित तौर पर मिडिल क्लास का भी, जो आपने सही कहा, कि इस पूरे आंदोलन में धीरे धीरे मिडिल क्लास का भी एक हिस्सा, एक समर्थन, उनकी भी भागीदारी दिख रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में आपको दिखेगा। किसान आंदोलन में भी आपको ऐसे दिखा था। वो आंदोलन किसानों के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अन्नदाताओं का जो आंदोलन है उसके पक्ष में भारत की जनता खड़ी हो गई थी और तभी किसान आंदोलन को दिल्ली के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी इस पेपर लीक के आंदोलन को लेकर के आपका संगठन या आप बाकी संगठन लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप लोग देखा होगा कि जंतर मंतर पे 20 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन 6 तारीख शुरू हुआ था। 6 और 20 के बीच में मेरे ख्याल से पुणे में, नागपुर में, जयपुर में, आपके बेंगलोर में, हैदराबाद में, देश के कई शहर में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे और अभी भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा तो पूरे देश का है और ये जो आंदोलन को अगर सरकार दिल्ली में किसी तरीके से बहुत भारी बल प्रयोग करके कुचल देने की कोशिश भी करे तो ये गुस्सा तो नौजवानों का बिल्कुल जायज है और वो गुस्सा का वो विस्फोट होगा। पूरे देशव्यापी ये आंदोलन का आवाज इसकी सुनाई देगी। आखिरी सवाल पर आते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स तभी चेंज होता है जब आमतौर पर सोशल डिस्कोर्स चेंज होता है। भारत के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, खास करके उपभोक्तावाद की संस्कृति जिस प्रकार से सर उठाती गई 91 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, उसमें आंदोलनों की सीमाएं तय होती चली गई। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन में कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उसने जनता को जगाया जरूर था। भले ही उसके नाम पर कैसे कैसे लोग आ गए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसने जगाया था। आज की स्थिति में छात्रों के मुद्दों पर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने की कोशिश हो रही है, क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेज के लिए बुनियाद तैयार करने में आप लोगों को लग रहा है कि कामयाबी मिल पाएगी? क्योंकि उसके बिना मेरे ख्याल से विमर्श उस दिशा में बढ़ रहा है। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन था उस समय, देखिए कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है, जो जिस तरह से ये पूरे देश में कॉर्पोरेटीकरण हुआ है, जिस तरीके से पूरे सरकारें और देश के कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति घराने वो एक हो गए हैं और उनके हितों में ही सरकार काम करती है। व्यापक हित पर सरकार काम नहीं करती, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है, पॉलिसी कहीं से भी कुछ तय हो जाए, किसी को भी ठेका दे दिया जाए। अब तो वो बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गया कि राम मंदिर में भी, वो ट्रस्ट में भी आपको वही दिख रहा है कि वहां भी कोई पारदर्शिता नहीं है और चोरी और डकैती शुरू। तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के पीछे ये जो नीतियां हैं,
जहां बिल्कुल निजीकरण है, बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो कारण है भ्रष्टाचार के पनपने का, वो अब सामने आने लगा है। और ये निजीकरण के खिलाफ भी, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक एजुकेशन नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक एग्जामिनेशन खत्म, तो देश में सिर्फ गलगटिया यूनिवर्सिटी होगा। तो पूरे देश के विश्वविद्यालय को गलगटिया बना देने की जो कोशिश है, अब इसके खिलाफ लेकिन लोग बोलने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से अब पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इस देश में एग्जामिनेशन, पब्लिक सिस्टम, वो सिस्टम काम करे, पब्लिक के लिए काम करे। तो ये पब्लिक का सवाल लेकिन सामने आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से प्राइवेट को हावी कर दिया गया था, हर चीज प्राइवेटाइजेशन, तो वहां से अब फिर से पब्लिक वापस आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये पब्लिक का वापस आना, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंसर्न, पब्लिक राइट, ये बातें सामने आना, इससे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक और ज्यादा बल मिलेगा और ये चीजें तह तक जाएंगी। अब बिल्कुल सही कहा दीपांकर जी आपने। और जिस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर बनी हुई है, सवाल ये उठता है कि जनता कितने मोर्चे पर लड़े। हमारे दर्शकों को भी ये बात पता है कि वो जितने मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं गांव के घरों में अब म्यूनिसपैलिटी की तरह टैक्स की व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है, कहीं आजम खान की बनाई यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिशें हो रही है, कहीं पार्टियों के चुने हुए सांसदों को, चुने हुए नुमाइंदों को एक पार्टी से तोड़कर किसी नई पार्टी में शिफ्ट कराने की कोशिशें हो रही है, कामयाबी के साथ हो रही है। और इन सब के बीच संसद रूपी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के दायरे में जिस ढंग से संविधान निर्माताओं ने चीजों को देखा था और जिस पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश की थी, जिस नजरिए को सामने लाने की कोशिश की थी, आज साफ साफ दिख रहा है कि वो पूरा नजरिया कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सिस्टम के हवाले उसकी भेंट चढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले किसान जिस सिस्टम की भेंट चढ़े, मौजूदा व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को जिस ढंग से बलि का बकरा बनाने का है कि एक परिस्थितियां पैदा हुई, की गई या अपने आप हुई, जैसे भी हुई, अब उसके बाद जब ये दायरा बढ़ता बढ़ता इस देश के भविष्य के ऊपर, जेनजी के ऊपर, और ज्यादा खुले शब्दों में कहें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर, यानी नौजवानों के ऊपर जब ये भारी पड़ता हुआ दिखाई देने लगा, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास इससे चाहे या ना चाहे उसका जुड़ना लाजमी हो जाता है। सत्ता की घबराहट का असली कारण यही है। और जैसे दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन में जिस ढंग से अब समर्थन मिलने लगा है, अब बल प्रयोग की गुंजाइश का भी ये लोग लोकतांत्रिक प्रतिरोध करेंगे। हमें उम्मीद है कि संसद के अंदर 20 जुलाई से इन सारे मुद्दों में छात्रों का मुद्दा, चाहे दीपांकर जी की पार्टी हो, इनके 2 सांसद हैं, या पूरे इंडिया गठबंधन के आज की तारीख में भी टूट फूट के बावजूद 200 के ऊपर सांसद है, उन सब के बीच से कोई आवाज निकलेगी और उन आवाज के बीच में सत्ता कहीं ना कहीं सुनने पर विवश होगी। देखते हैं पेपर लीक की प्रक्रिया रुकती है या नहीं। और सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह से आज किया गया, न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, उसको बहाना बनाते हुए किया गया, उसमें तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मांग शिक्षा मंत्री को हटाने की थी, हटा दिए गए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। लेकिन उन सबके पहले खत्म कर दिए गए इस देश के नौजवानों के अरमान। देखते हैं अरमानों पर बर्फ डालने की कोशिशों में सत्ता और सत्ता का सिस्टम आगे कामयाब होता है, या नौजवानों का जज्बा उस सिस्टम के की जो हठधर्मिता है, उस हठधर्मिता को कुचलने में कामयाब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी, आपने समय निकाला और इतने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे दर्शकों के लिए अपने विचार साझा किए। नमस्कार।